जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उससे पहले जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, ताकि जो भी बोर्ड पे नोट किया गया हो या जो भी बताया जा रहा हो उसको कॉपी में नोट कर ले, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और यदि पसंद आता है, बेहतर लगता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास, किस प्रकार से आज के आवर्त सारणी जो तैयार हुआ है उसके पीछे कई वैज्ञानिक का योगदान है। कई सारे वैज्ञानिक इसको बनाने में सफल रहे, कई सारे वैज्ञानिक जो है असफल रहे। तो उन्हीं सब के बारे में जानकारी लेंगे, किस प्रकार से शुरुआत हुआ और किस प्रकार से जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। तो इस चैप्टर में जो है हमें पढ़ना है सबसे पहले डोवेराइनर के त्रिक, दूसरे नंबर पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तीसरे नंबर पे मेंडलीफ आवर्त सारणी और लास्ट में पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम डोवेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ इन तीनों के बारे में जानकारी देंगे और लास्ट वाले पार्ट, दूसरे पार्ट में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व क्या होता है? पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं? तत्व। जो एक ही प्रकार के जो है परमाणु से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम रूप, शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं? शुद्धतम रूप पदार्थ नहीं, पदार्थ के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। पदार्थ क्या है? आप क्लास 9th में इसके बारे में जानकारी लिए होइएगा कि कोई भी वस्तु, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ न कुछ भार हो, वही भार और द्रव्यमान केमिस्ट्री में एक ही है, फिजिक्स में अलग अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। मेरे हाथ में मार्कर, ये पदार्थ है, ये बोर्ड है, ये पदार्थ है, ये आसपास जितने भी सारे चीज दिख रहे हैं सब क्या है? पदार्थ। आप अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, जो भी चीज दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। तो तत्व के बारे में जानकारी ले लिए, पदार्थ ले लिए। अब आवर्त क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है पुनः दोहराना। जैसे कि महीना का, सप्ताह का नाम देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और उसके बाद फिर से दोहरा के क्या आ जाएगा? सोमवार से। उसी को बोलते हैं आवर्त। मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब कोई भी चीज दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त। नहीं, आवर्त बोलते हैं। तत्व का आवर्त वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, किसी भी चीज का डिवाइड करना। जैसे हम कहीं भी दुकान में जाते हैं तो दुकान में देखिएगा, किराना दुकान में दाल के, ये बिस्कुट के लिए एक अलग रैक रहता है, फिर मसाले के लिए एक अलग रैक रहता है। अब बिस्कुट के में कई वैरायटी होता है, जैसे कि ड्रीम लाइट लीजिएगा, उसके लिए एक अलग रैक वो बना के रखता है, पार्ले जी के लिए अलग रहता है, और बहुत सारे सामान के लिए देखिएगा अलग अलग रैक बना के रखता है, ताकि क्या हो कि सामान देने में बहुत आसानी और आसानी से दिया जा सके। आप हाट गए होइएगा, पेठिया, लोकल भाषा में, गांव की भाषा में उसको पेठिया बोलते हैं। वहां पे देखिएगा सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है या कोई भी दुकानदार जब वहां पे सामान बेच रहा होता है, तो जैसे आलू प्याज बिक रहा है, वहां देखिए आलू के लिए एक अलग ढेर रहता है, प्याज के लिए अलग रहता है, टमाटर के लिए अलग, बैगन के लिए अलग, ताकि आसानी से उसे दिया जा सके। यदि सोचिए सभी सामान को एक ही जगह फेंट दे तब क्या होगा? अब कोई व्यक्ति आलू लेने आया तो चुन चुन के कितना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कोई प्याज लेने आ जाए, कोई मिर्चा लेने आ जाए, तो देने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, खोजने में टाइम लग जाएगा, सही से वो नहीं दे पाएगा। यदि वह अलग अलग है, आसानी से आलू देना है तो एक बार में आलू उठाया, आराम से दे दिया। तो वर्गीकरण का मतलब यही होता है। आप जो है बुक रैक में रखे होइएगा अच्छे से,
उसमें क्या करते हैं, एगो होता है साइज के आधार पे सजाना, एकदम एक साइज के बुक को एक जगह एक रैक में रख दिए, दूसरे साइज को थोड़ा बड़ा है तो उसको अगले रैक में, थोड़ा उससे भी बड़ा है तो अगले रैक में। एक होता है कि क्लास वाइज रखना, जैसे 8वां क्लास के लिए आप अलग रख दिए, 9वां क्लास के लिए अलग रख दिए, 10वां क्लास के लिए अलग रख दिए। एक और ये भी हो सकता है विषय वाइज रखना, आपने इतिहास के सारे 8, 9 और 10 सभी के इतिहास किताब को एक रैक में, भूगोल को एक रैक में, नागरिक को एक रैक में, फिजिक्स को एक रैक में, केमिस्ट्री को एक रैक में, बायोलॉजी को एक रैक में, इस प्रकार से सेट है। तो वर्गीकरण का मतलब यानी तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, ये चैप्टर का जो है मतलब पूरा अर्थ समझ में आ गया है। अब क्या है कि उस समय बहुत सारे तत्व धीरे धीरे खोजे जा रहे थे। अच्छा, खोज करने का मतलब आपको समझ में आता होगा, क्या वह इस ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं थे ब्रह्मांड में विद्यमान थे, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं था। बाद में जैसे जैसे जानकारी हुआ तो उसको हम खोज दिए। अभी भी 118 तत्व हैं, लेकिन अभी बहुत सारे तत्व खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन उस पर जो है उसका प्रूफ नहीं आ पाया, तो उसको नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में जानकारी जो है अभी हम लेते हैं कि कैसे खोज हुआ। जैसे वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया या इससे क्या मतलब क्या है, पहले से भारत नहीं था, भारत था, वो केवल आके लोगों को दिखाया इसका रास्ता देखिए इस तरह से है। उसी प्रकार से तत्व अभी भी हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे जैसे जानकारी पड़ता है तो उसको खोज नाम दे दिया जाता है। अब तत्व जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो लोगों के, वैज्ञानिकों के मन में ये आ रहा था कि इसको सजाया कैसे जाए, इतने सारे तत्वों के बारे में जानकारी कैसे रखा जाए। तो सबसे पहला जो है इसके बारे में जो है सोचे थे बार्जिलियस ने। उन्होंने धातु और अधातु के आधार पे जो है तत्व का वर्गीकरण कर दिया। तो उनका तो कोई खास मान्य नहीं रहा, लेकिन यदि आप किताब का माने तो प्रथम प्रयास डोवे राइनर ने किया था। प्रथम प्रयास किसने किया था? डोवे राइनर, जिसे हम डोवे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। प्रथम प्रयास किसने किया था? डोवे राइनर ने, जिसे क्या कहते हैं? डोवे राइनर का त्रिक नियम। ये त्रिक नियम क्या कहता था? ये आवर्त सारणी नहीं है, ये बनाई अपना ही सारणी बना दिए। तो ये प्रयास कर रहे थे पर बना नहीं पाए। तो त्रिक नियम क्या कहता है? यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। यानी जैसे ये 3 तत्व है, इन तीनों में क्या होगा? इसका परमाणु द्रव्यमान और इसका परमाणु द्रव्यमान का यदि हम एवरेज निकालेंगे, इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, एवरेज, औसत। और एक और चीज, ये जो सजाए थे, ये जो जब सजा रहे थे, तो मतलब आप लिथियम के बारे में जानकारी ले लिए हैं, तो सोडियम पोटेशियम के बारे में ऑटोमेटिक जानकारी हो गया है। आपको उसके बारे में जानकारी लेना ही नहीं है, क्योंकि एक तत्व के बारे में जानकारी ले लिए, दूसरे तत्व, क्योंकि एक ही जगह रख दिया गया है। इसका मतलब है कि आप एक के बारे में या सोडियम के बारे में ले लीजिएगा तो लिथियम और पोटेशियम के बारे में जानकारी हो जाएगी। कोई व्यक्ति पोटेशियम के बारे में जानकारी ले लिया, मतलब सोडियम और लिथियम के बारे में जानकारी हो गया। तो इस तरह से जो है इसके बारे में जानकारी लिया गया था। हम बताते कि यह किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले जो है डोवे राइनर जो सजाए थे वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। द्रव्यमान देखिएगा, जब हम तत्व के बारे में जानकारी लेते हैं तो तत्व का जो है परमाणु जब हम देखेंगे तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्लास 9th में देखे होइएगा। तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, इसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान समझ गए, उसका वजन के आधार पर सजाया गया था। कम द्रव्यमान वाले को पहले, फिर उससे ज्यादा द्रव्यमान वाले को उसके बाद, फिर उससे ज्यादा द्रव्यमान वाले को उसके बाद सजाया था। ये जो तीनों वैज्ञानिक दिख रहे हैं, डोवे राइनर, न्यूलैंड्स, मेंडली, ये तीनों जो सजाए थे आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर के आधार पर। ये जो डोवे राइनर जो थे वह जर्मनी के वैज्ञानिक थे।
कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1817 ईस्वी में ये त्रिक नियम दिया था, कि बताया था यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि सजाया जाए, समान गुण वाले 3 तत्वों को सजाया जाए, दो जो शेष जो तत्व हैं उनका परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले पर जो है तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब चलिए इसको समझते कि कैसे हुआ। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7 होता है। सोडियम का परमाणु, चलिए इसको हम देख लेते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? 39। औसत निकालते हैं। यदि हम लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लिख दे और पोटेशियम का लिख दे 39, लिख दे दोनों का, औसत का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ करके जितना है उसे भाग दीजिए, जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। 39 और 7 कितना हो जाएगा? 46। 46 और इसको 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? 23। अब आपको पता होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। एक पे तो लागू हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? और बेरियम का कितना हो जाता है? 137। अब इन दोनों को जोड़िए, 40 और इसके बाद 137, फिर एवरेज निकालिए, जोड़ के कितना आएगा? 177, यानी 7, फिर 4 3 7, फिर 2 से भाग कीजिए। 2 8 16, 2 8 16, 5। अब यहाँ पे इनका नियम जो है थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो गया। स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 88.5 है। इसके बाद आगे देखिए, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। आयोडीन का कितना होता है? 127। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, चलिए जोड़ के देखते हैं। 35.5 प्लस 127, फिर निकालिए औसत। दोनों को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 112.5। यहाँ पे जोड़िएगा 7 5 12, 2 हाथ बाकी 1 2 3 5 1 6 और 1 अंक वाला 2 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? 2 8 16, 2 1 2, और उसके बाद 2 2 4, लगभग 81 पॉइंट कुछ, जबकि ब्रोमीन का होता कितना है? 80 होता है। तो यहाँ पे जो है दाब पिच के काम चल रहा था। यह केवल जो है ये जो है बना पाए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मेंडलिन डोबे राइनर ने कितना त्रिक बनाया? केवल 3 त्रिक ही बना सके। इस समय लगभग 30 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 30 जो है 30 तत्व ज्ञात थे। इस समय 30 तत्व ज्ञात थे, लेकिन जो है यह केवल कितना बना सके? त्रिक 3 त्रिक मतलब 9 तत्व तक ही लागू हुआ। यह कुछ ही तत्व तक लागू हो पाया, उसके बाद यह नियम नहीं लागू हो पाया। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम रफली देख लेते हैं। सबसे पहले जो है डोबे राइनर ने क्या बताया था? यदि हम 3 तत्व को सजाए तो लास्ट वाला जो है 2 ऊपर और नीचे का जो है परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे और उसका औसत निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? बीच वाले के बराबर। यह नियम कब दिया गया था? 1817 ईस्वी में दिए थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उसके बाद जो है यह कितने त्रिक बना पाए? मात्र 3 त्रिक ही बना पाए, इससे ज्यादा नहीं बना पाए। यह कुछ ही तत्वों तक लागू हो पाया। आगे जो है देखिए, सेकंड ऑफर्स पहला बार किसने लगाया था? पहली बार आवर्स आने के बारे में जानकारी किसने दिया था? डोबे राइनर ने। पहली बार किसने दिया था? डोबे राइनर ने। दूसरी बार किसने दिया है? न्यूलैंड्स। दूसरी बार आवर्त सारणी के बारे में प्रयास किसने किया है? न्यूलैंड्स ने किया। ये दूसरा प्रयास है। अलग अलग बुक, थोड़ा सा ईस्वी सन में 1 साल का फर्क हो सकता है, देख लीजिएगा। तो इन्होंने प्रयास किया था 1865 ईस्वी में। कब प्रयास किया था?
1865 ईस्वी में। ये जो वैज्ञानिक थे या ब्रिटेन के थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन। कब प्रयास किया था? 1865 ईस्वी में। ये जो है बड़ा संगीत प्रेमी थे। जब न्यूजीलैंड के देखे त्रिक बना रहा है, बेचारा असफल हो जा रहा है, तो रुको हम आ रहे हैं। और फिर इन्होंने क्या किया? संगीत के 7 स्वर को लिया, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा, ये सा नहीं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ गया। मतलब पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला का गुण किसे मिल रहा है? 8वें से मिल रहा है ना। इन्होंने क्या कहा था? न्यूजीलैंड ने संगीत के आधार पे सजाया था, यानी संगीत के अनुसार सजाया था, और इस प्रकार सजाया कि 8वें तत्व का गुण जो है पहले 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिलता था। 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिल रहा था। आगे जो है इन्होंने जो सजाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। किस आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। जिसका भार ज्यादा होगा उसको बाद में, जिसका भार कम होगा उसको कहाँ रखेंगे? पहले रखेंगे। अब देखिए इनके अनुसार हाइड्रोजन का गुण किससे मिल रहा था? फ्लोरीन से। हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन से। लिथियम का गुण किससे मिल रहा था? सोडियम से। बेरिलियम का गुण किससे मिल रहा था? मैग्नीशियम से। बोरॉन का गुण एल्यूमिनियम। कार्बन का गुण सिलिकॉन से। यानी इस आधार पे इन्होंने सजाया था। फ्लोरीन का गुण किससे मिल रहा था? फ्लोरीन से। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो है सोचिए कि घमंडी वैज्ञानिक थे। इनको अपने आप पे हो गया कि हम जो कर दिए वही कर दिए। एक आध दो व्यक्ति ऐसा होता है। इनके समय में जो है 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 56। आप ये भी बोल दिए अब के बाद तत्व की खोज नहीं हो सकता है। इस टाइम के बाद अब तत्व की खोज होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो है एक वैज्ञानिक है, तत्व ब्रह्मांड में है और खोजा जा सकता है। उनसे नहीं हो पाया इसका मतलब ये थोड़ी किसी कोई नहीं कर पाएगा। और इसके बाद गुस्सा आ गया दूसरे वैज्ञानिक को, तो आगे भी मेंडलीव आया और उसके बारे में जानकारी दिए। तो इनका पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व थोरियम था। अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। पहला तत्व, अंतिम तत्व। इनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? कब प्रयास किए थे? 1865 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड या ब्रिटेन के थे। इन्होंने संगीत के स्वरों के आधार पे सजाया था। किस आधार पे? संगीत के स्वरों के आधार पे सजाया था। यानी संगीत का स्वर जैसे सारे गामा, हारमोनिया बजाए हो गया तो उसमें आया था होगा सारे गामा पा धा नी, अब फिर से सा आता है। तो इन्होंने इस आधार पे सजाया था। लेकिन इनका जो है ये नियम जो है केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कहाँ तक लागू हो पाया? कैल्शियम तक। उसके बाद फ्लॉप हो गया। देखिए यहाँ 1 7 9 देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, जाते जा रहा है। लेकिन कैल्शियम के बाद देखिए 52 आया, अब 52 के बाद देखिए 48 आ गया, नियम फ्लॉप हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए नियम फ्लॉप कर रहा है। उसके बाद देखिए फिर से 55 आया, 58 आया, 58 आया, 63 आया, 65 आया, 88 आया, फिर से देखिए 74 आ गया। मतलब इनका नियम कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। इन्होंने एक और गलती किया, एक ही साथ दो तत्व को रख दिया। कहा जाता है एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है, लेकिन इन्होंने वही गलती कर दिया, एक एक साथ दो तत्व रख दिया। नहीं रखना चाहिए था लेकिन रख दिया। उसके बाद जब निष्क्रिय गैस का आविष्कार हो गया, जिसको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और जो है नया में ओजिनेशन का हुआ है। तो कुल मिला के जो है जब निष्क्रिय गैस का आविष्कार हो गया तो 9वें तत्व का गुण प्रथम से मिलना शुरू हो गया। कौन सा गुण मिलने शुरू हो गया? 9वां का गुण प्रथम से। लेकिन इनका कहना क्या था? पहला का गुण किसे मिलेगा? 8वां से, या 8वां का गुण किसे मिलेगा? पहला से। लेकिन जब अक्रिय गैस का आविष्कार हो गया क्या हुआ? 9वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिलना शुरू हो गया। इस समय तक कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। और ये केवल हल्के तत्व तक ही लागू हो पाया, भारी तत्व में नियम फ्लॉप हो गया। तो आप देखेंगे आगे जो है हमारे मेंडलीव साहब आएंगे, उनके बारे में जो है उनको हम बताते हैं। फिलहाल एक बार और रिवीजन कर लेते हैं।
अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम किसने दिया था? कब दिया था नियम? 1865। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? कहाँ के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ही ज्ञात थे। इनका नियम कितने तत्व तक लागू हुआ? कौन से तत्व तक? कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू हुआ? प्रथम तत्व क्या था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। इन्होंने गलती क्या किए थे कि 56 के बाद अब तत्व का जो है आगे खोज नहीं होगा। 56 के बाद अब तत्व की खोज नहीं होगा। हम जहां तक खोज कर दिए बस वो हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया? एक ही साथ दो दो तत्वों को रख दिया। क्या किए थे? एक ही साथ दो दो तत्वों को रख दिए थे। उसके बाद जब अक्रिय गैस का आविष्कार हो गया तो पहले 9वें तत्व का गुण प्रथम से मिलना शुरू हो गया, जबकि इनका नियम कहता था 8वें तत्व का गुण प्रथम से मिलेगा। चलिए अब मेंडलीव को देखते हैं। चलिए अब हमारे तीसरे नंबर के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में, सटीक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी दिया था। अब से पहले जो थे वह आके कुछ अलड़ बलड़ जो मन आता था वो बोल देते थे, कुछ भी बोल दिए और नियम सटीक रूप से नहीं बैठता था। सही मायने में आवर्त सारणी के बारे में जो जानकारी दिए थे वह दिमित्री मेंडलीव ने दिए थे 1872 ईस्वी में। कब दिए थे? 1872 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया? तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त के बारे में बताए थे हम शुरू में कि कोई चीज जब रिपीट करता है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी रिपीट करता है। जैसे सप्ताह का दिन जैसे रिपीट कर रहा है ना, उसी प्रकार से रिपीट करना क्या कहलाता है? आवर्त, आवर्ती फलन। यानी तत्व का जो परमाणु भार है या भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद जो है उसका गुण जो है समान रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? इनके समय में 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63। मेंडलीव के समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 63। इन्होंने पहली बार प्रयास कब किया था? इन्होंने 1872 ईस्वी। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। आगे जो है ये जो रूस के वैज्ञानिक थे, इनका प्रथम तत्व हाइड्रोजन था। प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। अंतिम तत्व यूरेनियम। इन्होंने तत्वों को जो सजाया था वह परमाणु भार के आधार पे। यानी जैसे कि सोचिए आप बटखरा है और इसको हमको सजाना है। 1 kg का बटखरा है, 3 kg का है, 3 kg, 6 kg है, 2 kg है। अब इसको कह देगा कोई हमें सजाने के लिए, यानी जो है भार के आधार पे सबसे पहले 1 किलो वाला होगा, उसके बाद 2 kg वाला होगा, यानी पहले 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg, फिर 6 kg, ऐसे नहीं बैठाएंगे। यानी इन्होंने जो बैठाया था परमाणु भार के आधार पे, वजन के आधार पे बैठाया था। जिसका वजन कम था उसको पहले बैठाए थे और जिसका वजन ज्यादा था उसको बाद में बैठाए थे। चलिए ये जो है परमाणु द्रव्यमान में भी सुधार किए थे। अब हम आपको बता रहे हैं परमाणु द्रव्यमान में सुधार कैसे किए। पहले इनकी विशेषता समझ लीजिए कि इन्होंने क्या क्या जो है, पहले जो जितने भी वैज्ञानिक आए जो भी कह के चले गए उनकी तुलना में इन्होंने क्या क्या अच्छा किया, इसलिए इन्हें चाचा हम लोग कहते हैं। इन्होंने क्या क्या तत्व को जो है ना अध्ययन में सुविधा के लिए बहुत ही आवर्त और वर्ग बनाया। क्या बनाए थे? आवर्त और वर्ग। अब आवर्त क्या होता है? जैसे कि आप डंडा खींचते हैं, जो ये जो क्षैतिज जो लाइन होता है इसे आवर्त कहते हैं। क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? आवर्त। और खड़ी लाइन को, इसको क्या कहते हैं? वर्ग। खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग। क्षैतिज को क्या कहते हैं? क्षैतिज को। और खड़ी यानी उदग्र लाइन को वर्ग। क्षैतिज को क्या कहते हैं? उदग्र को वर्ग कहते हैं। क्षैतिज को, उदग्र को वर्ग कहते हैं। इन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी की है। जो न्यूलैंड से आया तो क्या कहा था? अब तत्व खोज नहीं किया जा सकता है। पता नहीं कैसे कैसे उसको लग गया जो अब नहीं खोजा जा चुका है, नहीं जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि अब तत्व को खोजा जा सकता है। इसके बाद भी, अभी तो 63 ही है, इसके बाद भी तत्व को खोजा जा सकता है और खोजा भी गया। अभी वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 है, तो इससे भी ज्यादा, लेकिन सही रूप से आवर्त सारणी में जो अभी है वह 118 है।
इन्होंने तत्व के यौगिक की प्रकृति की जानकारी दिया, यानी जो है उसके जो भी तत्व जैसे हाइड्रोजन है तो उसके बारे में पूरा जानकारी दिया, क्या है नहीं है, इसका कहाँ उपयोग है, पूरे जानकारी दिए थे। इन्होंने तत्व की संयोजकता में सुधार किया। क्या सुधार किया? जैसे कि ये जब बना रहे थे आवर्त सारणी, जब ये आवर्त सारणी का बन रहा था तो एक वर्ग में आपको बताए थे ना, जो उदाग्र लाइन होता है उसे वर्ग कहते हैं। एक वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे सभी की संयोजकता एक ही होगी। यदि पहले वर्ग की संयोजकता जो है 2 है तो इसमें उसके नीचे जो भी तत्व आएगा सभी की संयोजकता 2 ही होगी। ये बात इन्होंने बताया था। आगे वर्ग और उपवर्ग के बारे में जानकारी देता था। आप आवर्त सारणी में देखे होइएगा, 1 का ए, फिर 1 का बी, फिर 2 का बी, ऐसा करके देखे है ना, इसे उपवर्ग कहते हैं। मतलब जो उसके मतलब वर्ग के साथ जो आता है उसे उपवर्ग कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था? उदाग्र स्तंभ को आवर्त कहा था। हम बताए ना, उदाग्र को क्या कहते हैं? आवर्त। उसके बाद क्षैतिज को क्या कहते हैं? क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। उदाग्र को क्या कहते हैं? वर्ग। उदाग्र को, क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इनके समय में कितने आवर्त थे? 6। कितने आवर्त थे? 6। कितने आवर्त थे? 6। अब वर्ग कितने थे? 8। वर्ग कितने थे? 8। कहीं 8 और कहीं 9 लिखता है, तो ज्यादा केसों में जो 8 है। वर्ग कितने थे? आवर्त कितने थे? 6 ही थे। अब इनका जो है दोष सुनिए, इन्होंने गलती क्या क्या किए थे। सबसे पहले हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण रख दिए थे, हाइड्रोजन के बारे में जानकारी ही नहीं दिए थे। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया था। चलिए अब हमारे तीसरे नंबर के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में, सटीक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी दिया था। अब से पहले जो थे वह आके कुछ कुछ अलड़ बलड़ जो मन आता था वो बोल देते थे, कुछ भी बोल दिए और नियम सटीक रूप से नहीं बैठता था। सही मायने में आवर्त सारणी के बारे में जो जानकारी दिए थे वह दिमित्री मेंडलीव ने दिए थे 1872 ईस्वी में। कब दिए थे? 1872 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया? तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त के बारे में बताए थे हम शुरू में कि कोई चीज जब रिपीट करता है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी रिपीट करता है। जैसे सप्ताह का दिन जैसे रिपीट कर रहा है ना, उसी प्रकार से रिपीट करना क्या कहलाता है? आवर्ती फलन। यानी तत्व का जो परमाणु भार है या भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद जो है उसका गुण जो है समान रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? इनके समय में 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63। मेंडलीव के समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 63। इन्होंने पहली बार प्रयास कब किया था? इन्होंने 1872 ईस्वी। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। आगे जो है ये जो रूस के वैज्ञानिक थे, इनका प्रथम तत्व हाइड्रोजन था। प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। अंतिम तत्व यूरेनियम। इन्होंने तत्वों को जो सजाया था वह परमाणु भार के आधार पे। यानी जैसे कि सोचिए आप बटखरा है और इसको हमको सजाना है। 1 kg का बटखरा है, 3 kg का है, 3 kg, 6 kg है, 2 kg है। अब इसको कह देगा कोई हमें सजाने के लिए, यानी जो है भार के आधार पे सबसे पहले 1 किलो वाला होगा, उसके बाद 2 kg वाला होगा, यानी पहले 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg, फिर 6 kg, ऐसे नहीं बैठाएंगे। यानी इन्होंने जो बैठाया था परमाणु भार के आधार पे, वजन के आधार पे बैठाया था। जिसका वजन कम था उसको पहले बैठाए थे और जिसका वजन ज्यादा था उसको बाद में बैठाए थे। चलिए ये जो है परमाणु द्रव्यमान में भी सुधार किए थे। अब हम आपको बता रहे हैं परमाणु द्रव्यमान में सुधार कैसे किए। पहले इनकी विशेषता समझ लीजिए कि इन्होंने क्या क्या जो है, पहले जो जितने भी वैज्ञानिक आए जो भी कह के चले गए उनकी तुलना में इन्होंने क्या क्या अच्छा किया, इसलिए इन्हें चाचा हम लोग कहते हैं। इन्होंने क्या क्या तत्व को जो है ना अध्ययन में सुविधा के लिए बहुत ही आवर्त और वर्ग बनाया। क्या बनाए थे? आवर्त और वर्ग। अब आवर्त क्या होता है? जैसे कि आप डंडा खींचते हैं,
जो ये जो क्षैतिज जो लाइन होता है इसे आवर्त कहते हैं। क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? आवर्त। और खड़ी लाइन को, इसको क्या कहते हैं? वर्ग। खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग। क्षैतिज को क्या कहते हैं? क्षैतिज को। और खड़ी यानी उदग्र लाइन को वर्ग। क्षैतिज को क्या कहते हैं? उदग्र को वर्ग कहते हैं। क्षैतिज को, उदग्र को वर्ग कहते हैं। इन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी की है। जो न्यूलैंड से आया तो क्या कहा था? अब तत्व खोज नहीं किया जा सकता है। पता नहीं कैसे कैसे उसको लग गया जो अब नहीं खोजा जा चुका है, नहीं जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि अब तत्व को खोजा जा सकता है। इसके बाद भी, अभी तो 63 ही है, इसके बाद भी तत्व को खोजा जा सकता है और खोजा भी गया। अभी वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 है, तो इससे भी ज्यादा, लेकिन सही रूप से आवर्त सारणी में जो अभी है वह 118 है। इन्होंने तत्व के यौगिक की प्रकृति की जानकारी दिया, यानी जो है उसके जो भी तत्व जैसे हाइड्रोजन है तो उसके बारे में पूरा जानकारी दिया, क्या है नहीं है, इसका कहाँ उपयोग है, पूरे जानकारी दिए थे। इन्होंने तत्व की संयोजकता में सुधार किया। क्या सुधार किया? जैसे कि ये जब बना रहे थे आवर्त सारणी, जब ये आवर्त सारणी इनका बन रहा था तो एक वर्ग में आपको बताए थे ना, जो उदग्र लाइन होता है उसे वर्ग कहते हैं। एक वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे सभी की संयोजकता एक ही होगी। यदि पहले वर्ग की संयोजकता जो है 2 है तो इसमें उसके नीचे जो भी तत्व आएगा सभी की संयोजकता 2 ही होगी। ये बात इन्होंने बताया था। आगे वर्ग और उपवर्ग के बारे में जानकारी देता था। आप आवर्त सारणी में देखे होइएगा, 1 का ए, फिर 1 का बी, फिर 2 का बी, ऐसा करके देखे है ना, इसे उपवर्ग कहते हैं। मतलब जो उसके मतलब वर्ग के साथ जो आता है उसे उपवर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। इन्होंने और क्या किया था? वर्ग को रोमन अंक से सजाया था। 1 2 3 इस प्रकार से जो हम लिखते हैं रोमन, इस अनुसार इसको सजाया था। दूसरे नंबर, आवर्त सारणी के क्षैतिज यानी जो सोई हुई रेखा, क्षैतिज मतलब सोया हुआ, इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज को आवर्त। क्षैतिज को क्या कहते हैं? इस समय आवर्त की संख्या कितना था? 6। आवर्त कितना थे? 6। और वर्ग कितना था? वर्ग की संख्या 8। कहीं 8 और कहीं 9 देता है। वर्ग कितना था? यानी डिब्बा वाला कैन कितना था? 8 गो। ऐसे ऐसे करके कितना था? 6 गो। इस प्रकार से जो जाता है इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त। और इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग 8 गो और आवर्त कितना? 6 गो। अब इनका जो है दोष सुनिए, इन्होंने गलती क्या क्या किए थे। इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान जो है अनिश्चित, मतलब हाइड्रोजन का गुण जो है किससे मिलता है? अक्रिया गैस से। लेकिन इन्होंने जो है अनिश्चित रखा। उस समय इनको समझ में ही नहीं आया कि कहाँ रखे। कुछ गुण अक्रिया गैस से मिलता था और अभी जो है आप आवर्त सारणी में देखिएगा हाइड्रोजन को जो है क्षार धातु की श्रेणी में रखा गया है। तो इस समय जो है ये विवादपूर्ण रहा। दूसरा, इन्होंने समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया। समस्थानिक समझ रहे हैं ना? जैसे हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होता है, H1, H2 और H3। इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लेकिन इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं जानकारी दिया। दूसरी गलती ये थी, पहला हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया, दूसरा समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया, तीसरा परमाणु द्रव्यमान का अतिक्रमण कर दिए। अतिक्रमण मतलब क्या? वो उसका खंडन कर दिए, सही से बैठा ही नहीं पाए। जैसे देखिए ट्यूरेलियम और आयोडीन, इसमें सबसे पहले कौन आना चाहिए था? आयोडीन, बाद में ट्यूरेलियम। लेकिन इन्होंने क्या किया? पहले आयोडीन के बाद में ट्यूरेलियम को बैठाया। ये गलती हुई। दूसरा, इन्होंने निकेल और कोबाल्ट को, निकेल पहले आना चाहिए क्योंकि 58.71 है और इसका जो है ये 58.93 है, ये बाद में आना चाहिए। लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले और निकेल को बाद में रखा। दूसरी गलती हुई, यानी तीसरी गलती। उसके बाद समूह 8 में एक एक साथ 3-3 तत्व रख दिए। बताइए तो गुण हम समझ पाएंगे? नहीं ना। उस समय के आवर्त सारणी में मेंडलीव ने एक एक साथ 3-3 तत्व रख दिए। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ऐसा 3 गो समूह था। तो कौन कौन था? लोहा, कोबाल्ट और निकेल। एक साथ कितने तत्व रख दिए? 3 तत्व रख दिए।
उसके बाद समान गुण वाले तत्व को जो है ना अलग अलग रख दिया। अब बताइए कोई एक गुण का चीज है, यानी जैसे पार्लेजी कहीं रखा जा रहा है, पार्लेजी के बॉक्स में पार्लेजी रखिएगा ना, या फिर बिस्किट वाला बॉक्स है, कहीं भी दुकान में देखिएगा बिस्किट वाले बॉक्स में बिस्किट ही रखेगा कि बिस्किट वाला बॉक्स है और उसके नीचे जाकर टमाटर थोड़ी रख देगा। लेकिन इन्होंने ऐसा ही कर दिया था, बिस्किट वाले बॉक्स के बगल में टमाटर रख दिया नीचे में, क्योंकि कॉपर और हाइड्रोजन का गुण मिल रहा था, उसको एक वर्ग में रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया, दोनों को अलग अलग रख दिया। एक को एक का बी में और दूसरे को दो का बी में रख दिया। आगे दो दो तत्वों के बीच नए नए तत्वों की खोज में कठिनाई हुई। अब ये कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। जैसे कि तत्व जो है इनका जो है आवर्त सारणी आधारित था परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान। जब इन्होंने खोज रहे थे, जब ये तत्व खोज रहे थे, किसी का परमाणु द्रव्यमान सोचिए 50 है, किसी का 51 है, लेकिन इसके बीच में सोचिए, क्या इसके बीच में 50.1 भी आ सकता है, 50.3 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है? बताओ दो तत्वों के बीच में कितना तत्व है, ये अंतर कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि दशमलव वाला तो पता नहीं है कितना आएगा। तो ये गलती हुई। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किए, बहुत सारी गलतियां भी किए, और इसको सुधार करने के लिए कौन आए थे? मोस्ले, जिसको हम जो है एक अलग पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो आवर्त सारणी का पिता किन्हें कहते हैं? मेंडलीव को। आवर्त सारणी का पिता पूछेगा किसे कहते हैं? मेंडलीव को। इन्होंने तत्वों को किस आधार पे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाए थे। इनका पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। इनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 63। मेंडलीव के समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 63 थे। आगे इन्होंने क्या किया? तत्वों का अध्ययन में सुविधा की कि जब ये सजाए तो। उसके बाद संयोजकता में सुधार किए, एक वर्ग की संयोजकता एक ही होगी। दूसरा नंबर, तत्वों की भविष्यवाणी किए कि भविष्य में भी तत्वों को खोजा जा सकता है। तीसरा, तत्व के यौगिक की प्रकृति के बारे में जानकारी दिया। इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी दिया, जो कि न्यूलैंड्स और नोवेराइनर में से जो है कोई नहीं दिया था। आगे इनके आवर्त कितने थे? 6। वर्ग कितने थे? 8। मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष क्या था? हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दिए ही नहीं थे, समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया, परमाणु द्रव्यमान का अतिक्रमण कर दिए, जैसे कि इसमें हम बताए। उसके बाद एक एक साथ 3-3 तत्व रख दिए, एक एक साथ 3-3 तत्व रख दिए। उसके बाद क्या हो गया? समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रख दिए। दो दो तत्वों के बीच में कितने तत्व हैं इसके बारे में जानकारी लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि परमाणु भार दशमलव में भी अभी है ना, अभी भी तो है बहुत सारे तत्व का परमाणु द्रव्यमान दशमलव में, तो उसके बारे में जानकारी देना मुश्किल हो गया। तो अब हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो में समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।